सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हम कर रहे थे जो गिल्लो संस्मरण था महादेवी के द्वारा लिखित, उसको हम पढ़ रहे थे। आपको इसका कथानक याद ही होगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, क्योंकि कथानक पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पहुँच गए थे कि एक गिलहरी का बच्चा है जो जख्मी हो गया है, ऊपर घोंसले से शायद गिर गया है। एक दिन महादेवी ने उसको देखा तो वो सोनजूही का जो लता थी उसके पास गिरा हुआ था, गमले के पास था, और जो दो कौवे थे वो आपस में छुपम छुपाई खेल रहे थे। यदि वो उस गिलहरी के बच्चे को देख लेते तो दो चोंच में ही शायद वो मर सकता था। सभी ने कहा कि इस बच्चे को नहीं बचाया जा सकता है, लेकिन महादेवी जी का जानवरों के प्रति स्नेह मैंने बताया था कि आपको बहुत अधिक था, और वही स्नेह दिखाया और महादेवी जी ने उसका रेख देख करना शुरू किया। रेख देख करने के पश्चात 2-4 महीने में ही वो तीसरे दिन ही बच्चा ठीक हो गया, और 2-4 महीने के अंदर उसके शरीर ने काफ़ी जो वृद्धि है वो की और बड़ा सुंदर दिखने लगा। फिर महादेवी जी के प्रति उसका स्नेह कि वो कैसे महादेवी के पास बैठकर खाना खाता था, और किसी जानवर को इस प्रकार का अधिकार नहीं था, वो महादेवी जी के कमरे में रहता था। कैसे वो उसका ध्यान खींचता था, किस प्रकार से जब महादेवी जी बीमार हो गई थी तो उसके पैरों में उसके बालों में ऐसे परिचारिका की भांति उसके बालों को मतलब छेड़ता रहता था, बालों में हाथ अपने पंजों से फिराता रहता था। ऊपर हमने यही पढ़ा था कि परिचारिका की भांति कि उसका हटना, यदि वो मेरे सिर और बालों से इतने होले होले सहलाता था कि उसका हटना मुझे परिचारिका के हटने के समान लगता था। परिचारिका का मतलब दासी, कि ऐसा लगता है कि दासी के हटने जैसा लगता था, अर्थात मुझे बहुत अच्छा लगता था जब गिल्लू मेरे बालों को सहलाता था। इस प्रकार की बातें किसने लिखी? महादेवी जी ने। आगे बताती हैं कथानक में महादेवी जी गर्मियों में जब मैं दोपहर को काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। कि गर्मियों के दिनों में जब मैं दोपहर के समय काम करती तो गिल्लू ना तो बाहर जाता था और ना ही अपने झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय ढूंढ लिया था। कि बिल्कुल पूरी तरह से एक नया उपाय उसने ढूंढ लिया था, गर्मी से बचने का भी और मेरे पास रहने का भी। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। कि मेरे पास जो पानी पीने के लिए सुराही रखती थी, जिस मटकी के अंदर, जिस सुराही के अंदर महादेवी जी, कि वो उसके पास लेट जाता था, उसके ऊपर लेट जाता था, और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी में भी रहता था। वो मेरे पास भी रहता था और ठंडक भी उसको मिलती रहती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। कि गिलहरियों का जो ज्यादातर जीवन होता है वो लगभग 2 वर्ष का होता है। जैसे जो नॉर्मल आयु होती है कि जैसे 60 या 70 वर्ष हम आदमी की मानते हैं, वैसे ही गिलहरी की जो आयु मानी जाती है वो कितनी होती है? 2 वर्ष। 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया और न बाहर गया। कि 2 साल के लगभग की उसकी आयु हो गई थी, 2 साल हो गए थे उसको पालते हुए महादेवी जी ने, और अब शायद उसके जीवन का जो अंतिम समय था वो भी पास आ गया था। कि दिन भर ना तो गिल्लू ने कुछ भी खाया था और ना ही आज वो बाहर गया था। रात रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया था। कि रात में अंत की यातना, की मरते समय व्यक्ति को जो पीड़ा होती है, किसी भी जीव को, व्यक्ति को नहीं कह सकते, जीव को जो पीड़ा होती है, उसमें भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने बचपन में मरणासन स्थिति में पकड़ा था। कि जिस उंगली को जब छोटा सा गिल्लू ऊपर से गिर गया था घोंसले से, और वो जख्मी हालात में महादेवी ने जिसमें उठाया था, तो उस समय जिस उंगली को पकड़ा था उसी उंगली को पकड़कर उसके साथ चिपक गया, जिसे उसने बचपन की मरणासन स्थिति में, मरणासन का मतलब जब मरने जैसी स्थिति हो गई थी गिल्लू की, जब शुरू में उसकी जो रक्षा की थी महादेवी ने, उसी समय जो उंगली पकड़ी थी वही आज भी गिल्लू ने महादेवी जी की पकड़ ली थी। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया। कि उसके पंजे बिल्कुल ठंडे हो गए थे और मैंने उठकर हीटर को जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया और कोशिश की कि इसके शरीर को गर्मी मिले। परंतु
प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन को जगाने के लिए सो गया। लेकिन जैसे ही सुबह का या नए दिन का सूर्य की प्रथम किरण के आगमन का समय हुआ, उसी समय वो किसी नए जीवन को जगाने के लिए सो गया, अर्थात गिल्लू की मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और फिर मैंने उसके झूले को उतार दिया गया, खिड़की की जाली बंद कर दी, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती थी और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता था। कि जो बाहर अन्य गिलहरियां थी वो आती ही रहती थी, वो उनको देखकर चिक चिक करती रहती थी, और सोनजूही की जो लता थी उस पर भी बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। कि जो सोनजूही की लता थी उसकी उसकी जड़ के पास, यानी कि उसको मैंने वहां मिट्टी में दफना दिया, इसीलिए भी उसे वह लता अधिक प्रिय थी, इसलिए दबाया था उस सोनजूही के पास, क्योंकि उस गिल्लू को वह लता बहुत अधिक प्यारी लगती थी। वो मतलब बहुत ज्यादा उस लता के ऊपर आता जाता रहता था। लघु गाथ का किसी बासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। कि जब वो लघु गाथ का मतलब छोटे से शरीर वाला जो गिल्लू था, जब वासंती दिन का मतलब बसंत ऋतु का जब मौसम आता है, और जूही के पिताब छोटे फूल की जब पीली पीली आभा के, पिताब का मतलब पीली पीली आभा, पीत का मतलब पीली और आभ का मतलब आभा के जो फूल खिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये फूल गिल्लू का जो रूप है वो रूप बदल कर ही खिल उठे हों, ऐसा महादेव जी को संतोष होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, महादेव जी को यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये महादेवी जी का निबंध संस्मरण था ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हल्की सी चर्चा करेंगे बच्चे, इनके द्वारा जो इनकी लेखन शैली है इससे जुड़ी हुई कुछ बात, क्योंकि जो हमारा संस्मरण था वो पूरा हो चुका है और वीडियो अभी 7-8 मिनट की ही बनी है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा महादेवी जी के जीवन के बारे में या इनकी लेखन शैली के बारे में आपको बताऊं। आप इस तस्वीर से भी अंदाजा लगा सकते हैं, ये गिल्लू है और ये महादेवी जी हैं। तो मैं बताऊंगी आपको इनके लिखने के इस निबंध में से, इस संस्मरण में से क्वेश्चन क्या उठ सकता है। कवि परिचय तो हम कर ही चुके हैं कि महादेवी जी की लेखन शैली या इसके कवि परिचय के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है कि उसके संस्मरण या उनका जीवन परिचय दीजिए। जीवन परिचय में मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म 1907 को हुआ था, इनकी मृत्यु 1987 को हुई थी। इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत जैसे लेखन कार्य किए थे। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इन्होंने संस्कृत भाषा में एमए किया था। फिर हमने इनकी बात की थी साहित्यिक विशेषताओं की, कि साहित्यिक विशेषता क्या क्या है महादेवी जी के जीवन लेखन कार्य की। तो समाज के यथार्थ का चित्रण इन्होंने किया था। यथार्थ का मैंने आपको बताया था कि किससे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं भक्तिन, जो लेसन आपने +2 क्लास में पढ़ा था उसके आधार पर कि यथार्थ का चित्रण किया था। निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति, क्योंकि भक्तिन बहुत ही जो गरीब महिला थी उसके जीवन का चित्रण किया है। तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महादेवी जी जो कि एक बहुत ही अमीर घराने में पैदा हुई थी, लगभग 200 वर्षों के बाद अपने घर में एक कन्या के रूप में महादेवी जी का जन्म हुआ था। फिर भी विवाहित होने के पश्चात भी एक साधु सन्यासियों की भांति जीवन जीने वाली इस महान लेखिका का जो निम्न वर्ग था समाज का, अनदेखा जिसको किया जाता था, उसके ऊपर इन्होंने अपनी लेखन कार्य किया था। दूसरी इनकी मैंने लेखन कार्य की विशेषता बताते हुए बताया था समाज के यथार्थ चित्रण, निम्न वर्ग की। तीसरा मानवेतर प्राणियों के प्रति, मानवेतर प्राणियों का प्रतीक का जो उदाहरण है वो गिल्लू आप देख सकते हैं। मोर के आधार पर मैंने बताया था कि इन्होंने नीलकंठ नाम का संस्मरण लिखा हुआ था। ये भी संस्मरण है और वो भी संस्मरण, क्योंकि देखो कोई भी घटना लेसन का रूप या अध्याय का रूप, निबंध का रूप, उपन्यास का रूप धारण जब करती है, जब व्यक्ति को उसकी संवेदनाओं को बहुत अधिक छू जाए, जब इस बच्चे को बचाए, तब महादेवी जी ने शायद ऐसा नहीं सोचा होगा कि मैं इस प्रकार का कोई निबंध लिखूंगी या कोई संस्मरण लिखूंगी। लेकिन जब उसके जीवन से वो जीव चला गया, गिल्लू चला गया, तब उसके मन में आया और तब उसने एक एक बात को याद करते हुए, स्मरण करते हुए लिखा। इसलिए इस विधा का नाम भी क्या है, इस अध्याय का नाम भी क्या है, विधा क्या है इस अध्याय की,
संस्मरण है। ऐसे ही जो नीलकंठ था वो भी एक संस्मरण के रूप में लिखा गया था। जब नीलकंठ की मृत्यु हो जाती है, उस मोर की मृत्यु हो जाती है, तब महादेवी जी उसके बचपन से लेकर कब, कैसे, कहाँ से खरीद कर लेकर आई थी और कैसा उसका पालन पोषण किया था, कैसे उसके शरीर ने वृद्धि विकास किया था, वैसा ही गिल्लू के जीवन का चित्रण हमने इस संस्मरण में पढ़ा है। नेक्स्ट जो इनकी विशेषता है वो हो वात्सल्य भावना का चित्रण। वात्सल्य भाव वो होता है जो एक माँ का अपने बच्चों के प्रति होता है, और यही स्नेह महादेवी जी का गिल्लू के प्रति हो, नीलकंठ के प्रति हो, गोरा हो, बिल्ली हो, बहुत सारे जानवरों को पालती थी, तो वो देखने को मिलता है। समाज सुधार की भावना, क्योंकि ये समाज सुधार की भावना भी आप भक्तिन नामक लेसन के आधार पर लिख सकते हैं, क्योंकि भक्तिन नामक लेसन को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि समाज के अंदर जो समस्याएं थी, किस प्रकार से भक्तिन की जो पुत्री होती है वो विवाह नहीं करना चाहती, और जबरदस्ती जो उसके जो जेठ जेठानी के बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो भक्तिन की प्रॉपर्टी है उसको हड़प लिया जाए, और वो जबरदस्ती अपने किसी साले को बुलाकर उसके कमरे में घुसा देते हैं, और समाज के जो लोग हैं, यानी कि पंचायत टाइप से जो लोग होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि ये एक कमरे के अंदर से निकले हैं, इसीलिए इसके साथ इसकी लड़की का विवाह कर देना चाहिए। ये एक प्रकार की समस्या है जिसमें महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो इस प्रकार की समस्याओं को उठाकर भक्तिन ने समाज सुधारक की भूमिका भी अदा की है, यानी कि वो केवल एक लेखिका नहीं थी, बल्कि उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों का चित्रण अपनी रचनाओं के अंदर करके इस बात को स्पष्ट किया है कि वो एक समाज सुधारक के रूप में भी कार्य कर रही थी। यानी कि क्या हम उसको उपाधि दे सकते हैं, समाज सुधारक का कार्य भी उन्होंने किया है। इस प्रकार से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो इनके लेखक परिचय से था वो मैंने आपको समझा दिया है। भाषा शैली इनकी ज़्यादा बात करोगे आप, क्योंकि इन्होंने संस्कृत भाषा में एमए किया था, तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग इन्होंने किया है। संस्मरण कला पर सेकंड क्वेश्चन इस निबंध में से, इस संस्मरण में से बन सकता है कि उसकी निबंध कला का या संस्मरण कला का प्रकाश डालिए। महादेवी जी की संस्मरण कला के ऊपर प्रकाश डालिए। संस्मरण, पहले आप संस्मरण शब्द का अर्थ बताओगे। सम प्लस स्मरण से बना है। सम का मतलब है किसी भी बात को याद करके जो लिखा जाता है उसको संस्मरण कहते हैं, और इसमें व्यक्ति अपने मन के भावों को जिस जिस प्रकार से उसने अनुभव किया था वैसे उसी विधा को यानी कि यथार्थ का चित्रण करता हुआ चलता है। फर्स्ट पॉइंट यदि आप देना चाहो तो विषय का दे सकते हो कि इन्होंने विभिन्न प्रकार के विषयों को उठाकर अपना जो लेखन कार्य है वो किया है। फिर पात्र और चरित्र चित्रण, पात्र किसी भिन्न भिन्न प्रकार के उठाए, जैसे आप देख सकते हैं कि मानवित्र पात्रों का इन्होंने ज्यादा चयन किया है, चाहे वो संस्मरण है, चाहे वो नीलकंठ है, चाहे वो गिल्लू है। इसमें इन्होंने ये ही पात्र नहीं बल्कि और भी पात्र हैं, जैसे खरगोश है, गाय इन्होंने पाली थी, और कुत्ता इन्होंने पाला था, हिरणी को इन्होंने पाला था, और जिस प्रकार से इसमें गिलहरी के बच्चे को नाम गिल्लू दिया था, तो उसी प्रकार से मोर को नाम वहां पर नीलकंठ दिया था जो इन्होंने पाला था। कुत्ते का भी इन्होंने पाला था जिसका नाम इन्होंने नीलू रखा था। इस प्रकार से इन्होंने मानवित्र प्राणियों को भी अपने पात्र के रूप में चुना है। उसी प्रकार से यदि वातावरण की बात की जाए तो समाज के हर प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण का पूरा चित्रण धीरे धीरे अपने रचनाओं के अंदर किया है। आकारांत संक्षिप्तता, आकारांत संक्षिप्तता का मतलब है कि बहुत लंबे संस्मरण इन्होंने नहीं लिखे हैं, विषय के अनुकूल वर्णात्मक शैली में लिखे हैं, लेकिन विषय के अनुकूल ही उनका विस्तार किया है, यानी कि ज्यादा लंबा विस्तार इन्होंने नहीं किया है। संवेदनशीलता, जब मानवित्र प्राणियों को लिया है तो इसका मतलब ये कैसी प्राणी थी, संवेदनशील थी, तो संवेदनशीलता इनके संस्मरणों की एक अन्य विशेषता है। उद्देश्य क्या था, होता था इनका संस्मरण लिखने के प्रति, इनका उद्देश्य होता था कि समाज के अंदर जो अन्य मानवित्र प्राणी है इनके अंदर जो संवेदनशीलता है, जो अनुभूति प्राण है, वो सबके अंदर पैदा करना, ताकि रचनाओं को पढ़कर जो दीन दुखी लोग हैं उनके प्रति, जो नारी संबंधी समस्याएं हैं उनके प्रति, जो मानवित्र प्राणियों के प्रति एक मनुष्य के हृदय में दया भाव होना चाहिए, उसको जगाने के उद्देश्य से इस प्रकार की रचनाओं को उठाकर, इस प्रकार के विषयों को उठाकर अपनी रचनाएं रचती थी। भाषा शैली की बात की जाए तो वही फिर से मैं बात कहूंगी कि इन्होंने तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग किया है, विषय के अनुकूल किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने तद्भव और देश शब्दावली का प्रयोग ना किया हो। इन्होंने विभिन्न प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया है, उसमें सर्वे बिंब भी है, उसमें दृश्य बिंब भी है, उसमें जो इंद्रिक बिंब होते हैं उनका भी प्रयोग
किया है। बिंब की बात करें तो जैसे जो उसमें बताया ना, झब्बेदार उसकी पूंछ और इस प्रकार का उसका शरीर, स्प्रिंग जैसे उसके जो बाल थे वो आ गए हैं, और उसकी आंखें नीली। तो जब इस प्रकार से कोई लेखक चित्रण करता है तो उसको ऐन्द्रिक बिंब कहते हैं। ऐन्द्रिक बिंब का मतलब जो अपनी इंद्रियों से देखा जा सके, अनुभव किया जा सके, ऐसे बिंबों के बारे में बात की है। तो वाक्य विन्यास विषय के अनुकूल है। इनकी भाषा शैली की बात करें, उसको विस्तार पूर्वक चर्चा दें तो भाषा इनकी सहज होती थी, सरल होती थी, विषय के अनुकूल होती थी, प्रभाव अनुकूल होती थी, शब्द भंडार इनका बहुत अधिक विशाल था, तत्सम शब्दों की अधिकता थी। वाक्य विन्यास विषय के अनुकूल प्रयोग किया है। बहुत बड़े वाक्यों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। बड़े वाक्य थोड़े से टफ भाषा के अंदर आते हैं, लेकिन सभी जगह बहुत लंबे वाक्यों का भी इन्होंने प्रयोग नहीं किया। यानी कि आप तालमेल सा बनाकर लिखें, कोई पंक्ति जो आपको ठीक लगे वो यहाँ से उठाकर उसको उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। विभिन्न बिंबों का प्रयोग किया है। शब्द शक्ति, वैसे मोस्टली इन्होंने इस निबंध, इस संस्मरण के अंदर इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, लेकिन कहीं कहीं पर इन्होंने व्यंग्य शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया। जैसे कोए को काक भसुंडी कहा था, शुरू में हमने पढ़ा था इस निबंध को, वहां पर लिखा था कि मेरे काक पुराण के विचार में अचानक बाधा आ गई। फिर है शैली, शैली जो है इनकी बहुत ही सहज है, सरल है, वर्णात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। इस प्रकार से आशा करती हूँ कि आपको जो इस संस्मरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे और जो इसका कथानक था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे की समस्या है तो वो मेरे फ़ोन पर फ़ोन करके उस समस्या के विषय में मेरे से बात कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।